Study IQ IAS. Smart aspirants number one choice. Welcome to this session on anthropology optional. I hope I am audible and visible to everyone. Please drop a message in the comment box. अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो all clear, yes, perfect. Okay guys, तो आज जो हमारा डिस्कशन का एजेंडा है इस जूम सेशन के अंदर, दैट एजेंडा इज बेसिकली अबाउट एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल परफेक्टली, कि एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल को हमको किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए और हाउ टू प्रिपेयर इट इन सच अ फैशन कि हम लोग इसमें बहुत ज्यादा स्कोर कर पाए। दूसरा, क्यों एंथ्रोपोलॉजी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शनल है यूपीएससी के लिए, इस बात पे भी हमें बहुत सारा डिस्कशन करना है। डिस्कशन करने का मतलब यह है कि हमें यह पता करना होगा कि एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल आखिर है क्या, पहली बात एक फंडामेंटल लेवल पर। और इसके साथ में एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल जब बच्चे लेते हैं तो जनरली एक कंसर्न जो मुझे समझ में आता है, जो बहुत सारे बच्चों से डिस्कस करते हैं, वो ये होता है कि उन्हें पता ही नहीं है कि आखिर ऑप्शनल है क्या। जैसे क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल में बहुत लोग ग्रेजुएट होते नहीं है, और मोस्टली सबसे खास बात एंथ्रोपोलॉजी की ये है कि इस ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ में जो भी लोग सिलेक्ट होते हैं उनमें से किसी का बैकग्राउंड इस सब्जेक्ट में नहीं होता है। और इसी चीज को आज टेस्टिफाई करने के लिए, इसी चीज को हम क्लियर करने के लिए आज एक हमारे साथ टॉपर हैं जिसके साथ हम डिस्कस करेंगे इन चीजों को। पुलकित जैन है, इस साल के टॉपर हैं। ही सिक्योर्ड रैंक 242 विद एंथ्रोपोलॉजी इज ऑप्शनल। आई वेलकम पुलकित जैन टुडे। और पुलकित हमें बताएंगे कि एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल क्यों एक इंपॉर्टेंट ऑप्शनल है। इनका खुद का भी बैकग्राउंड एंथ्रोपोलॉजी में नहीं था और उसके बावजूद इन्हें बहुत ही हेल्प हुई है एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल से इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो क्योंकि हम लोग बार बार इस बारे में डिस्कशन करते रहते हैं, तो अगर आप एक ऐसे टॉपर से डिस्कशन सुनेंगे कि जिसने एंथ्रोपोलॉजी को चूज किया, जिन्होंने इसको पढ़ा, जिन्होंने उसको समझा, क्योंकि ये किसी इस सब्जेक्ट में कोई ग्रेजुएशन जनरली मैंने देखा है कि मिलते नहीं हमें स्टूडेंट्स, ज्यादा होते हैं ग्रेजुएट्स बट मोस्टली यूपीएससी में जो लोग क्वालिफाई करते हैं वो बिना इस एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन के बैकग्राउंड के होते हैं। और इसके बावजूद ये एक सबसे टॉप परफॉर्मिंग ऑप्शन है यूपीएससी के अंदर। इनफैक्ट अगर आप मार्क्स देखें तो 300 मार्क्स की जब बात करते हैं हम, तो इस ऑप्शन में लाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है बाकी के सब्जेक्ट से कंपेयर करना। आई थिंक पुलकित वुड एग्री टू दिस फैक्ट, राइट? तो हम सीधा डिस्कशन ले जाएंगे पुलकित के थ्रू कि पुलकित विल ब्रीफ अस अबाउट कि हाउ हिज जर्नी हैज बीन विद एंथ्रोपोलॉजी, क्या एंथ्रोपोलॉजी का सब्जेक्ट है, जो बिगिनर्स हैं उनको एंथ्रोपोलॉजी क्यों चूज करना चाहिए, और कैसे उनको हेल्प कर सकता है इस एग्जाम में बहुत अच्छी रैंक लाने में, और सिलेक्शन में किस किस तरह से ये कर सकता है, और दूसरा किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए। सो आई थिंक ओवर टू पुलकित। पुलकित प्लीज आप कैरी फॉरवर्ड करो इसको। पुलकित इज हियर, ही इज रैंक 242। आई एम congratulating him for this year's success, and I think he'll be Am I entering into the audible, police sir? services. Can you please confirm, sir? Am I audible? आवाज आ सभी रही है लोग, सर? ऑडिबल? हाँ मुझे आ रही है आवाज। सभी लोग बाकी कमेंट करके बताएं if you are able to listen to Pulkit. Yes, sir. So first of all, thank you very much for providing me this opportunity to interact with the aspirant. And I myself is an aspirant by heart. तो ठीक है, अभी रिजल्ट आ गया है, टेबल के इस साइड है, बट स्टिल Absolutely. तो थैंक यू वेरी मच सर। और यस, एंथ्रोपोलॉजी इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शनल, है ना। बहुत सारे इसके एडवांटेजेस हैं, कुछ फ्यू डिसएडवांटेज भी हैं, बट वो इतने मेजर हैं नहीं, बट उन्हें जानना जरूरी है क्योंकि मुझे लगता है वो प्रिपरेशन में हर हेल्प हो सब्जेक्ट के अंदर जाती है। होते हैं डिसएडवांटेज एडवांटेजेस। यस सर, नो सब्जेक्ट इज परफेक्ट एक्चुअली, बट वही है, एडवांटेज एंथ्रो में ओवर पावर करते हैं डिसएडवांटेजेस को, और बहुत फ्यू हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एंथ्रो इज अ वेरी शॉर्ट सब्जेक्ट। मतलब ऐसे एंथ्रो बहुत बड़ा है, बट यूपीएससी सिलेबस इट इज वेरी रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, एंड इट इज जनरली बेस्ड ऑन आवर सोसाइटी ओनली, एंड पेपर टू इज स्पेसिफिकली इंडियन एंथ्रोपोलॉजी। एब्सोल्युटली। तो आप ये देखते आ रहे हैं कहीं ना कहीं, मतलब इसमें सब्जेक्ट में बहुत कम चीजें हैं जो आपको एकदम नई मिलेंगी। हर चीज कहीं ना कहीं होगी, आपने देखी होगी, पढ़ी होगी, पर उसको एक एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखना है, सीखना है और लिखना है। तो इट्स अ फेयरली सिंपल सब्जेक्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज। एंड देन जैसा सर ने मेंशन किया, आई थिंक इस बार 300 प्लस जो है वो 10 लोगों के हैं। हाँ, तो आई डोंट थिंक किसी और ऑप्शनल में इतने। एंड मतलब ये हाईएस्ट, ऑप्शन में तो 300 क्रॉस भी नहीं हुआ इस बार। यस सर, एंड हाईएस्ट दिस ईयर इज आई थिंक 316 है, अंकित रंजन है एक, तो उनके हैं। तो इस बार काफी अच्छा, 316 से तो आपको आईएएस बनने से कोई नहीं रोक सकता। इनफैक्ट आपका यूपीएससी इंटरव्यूअर भी नहीं रोक पाएगा, इतने मार्क्स चाहिए। So basically, very good subject. And then there is cyclic repetition of questions also. आप टॉपिक्स डेफिनेटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप पिछले 5 साल के पीवाई क्यू देखेंगे, आपको पता चलेगा कि इस बार होमो इरेक्टस पे आएगा या होमो निएंडरथल पे आएगा, ठीक बिकॉज बात। देयर इज अ साइक्लिक रिपीटेशन। एंड देन देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चन आना ही आना है, मैरिज से आना ही आना है, भले ही वो फॉर्म चेंज कर दे।
तो वही अगर 3 दिन ढंग से मैनेज पढ़ लो तो आपके 20 मार्क्स में से कम यू कैन स्कोर 12-13, और बहुत बिल्कुल ही अच्छा लिखा है तो 14 भी मिल जाएंगे। तो वेरी गुड ऑप्शनल। उसके अलावा रिवीजन मल्टीपल हो जाते हैं बिकॉज इट्स शॉर्ट ऑप्शनल। रिलेटिवली नोट्स मैनेजेबल की, सब। यस सर, फिर नोट्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है ना, कई बार तो थोड़ा ओवर कंटेंट भी हो जाता है, बट इफ यू रिस्ट्रिक्ट, इफ यू फोकस, बहुत अच्छा मटेरियल अवेलेबल है। बहुत सारे टॉपर्स नोट्स हैं हमारे पास, टॉपर्स कॉपीज हैं। तो Anthro is a very good subject and it helps you in GS also, sometimes in essay ethics also, and sometimes in building a perspective for the interview also। ठीक है, क्योंकि आप वहाँ पे एम्पैथी कंपैशन लेके जाते हैं, एंथ्रो इज ऑल अबाउट एम्पैथी एंड कंपैशन फॉर दी ट्राइबल्स, फॉर अदर वीकर सेक्शंस, फॉर है पीपल ना, हु बिलोंग टू डिफरेंट इंडियन। कल्चर्स बेसिकली, राइट? यस सर। और अभी हमें वही एक मल्टी पर्सपेक्टिव चाहिए, सिविल सर्विसेज आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप नैरो माइंडेड नहीं रहेंगे, एंड एंथ्रो हेल्प्स इन दैट ऑल्सो, इट मेक्स यू ब्रॉड माइंडेड। वो आपको बताएगा कि कैसे दूसरे कल्चर बस अलग लग रहे हैं, बाकी प्रिंसिपल सबके सेम है। एंड देन द सिलेबस, इट इज सो इंटरेस्टिंग यार, उसमें मैजिक है, रिलीजन है। मैजिक रिलीजन का डिफरेंस है, किसको जादू नहीं पसंद, हाँ, सब लाइफ में जादू का ही तो वेट कर रहे हैं सही बात है। कि एक चमत्कार हो जाए। तो इफ यू गो थ्रू द सिलेबस, ईच एंड एवरी पॉइंट, इट इज, तुम्हें लगेगा कि यार ये तो मुझे पढ़ना है। थोड़ा आर्कियोलॉजी, ह्यूमन इवोल्यूशन बोरिंग लग सकता है, बट वंस यू रीड इट, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक कि यार लेकिन वो भी हम जब एक बार कैसे जो पर्सपेक्टिव सोसाइटी बनने एक्सटिंक्ट लगता है होगी तो वो उसका इंटरेस्टिंग कल्चर हो पता जाता है। करें। डेफिनेटली सर, सर मुझे इस साल एंथ्रो में, फिजिकल एंथ्रो और आर्कियो में इतना मजा आया ना, हाँ। क्योंकि वंस यू अंडरस्टैंड इट, वो तुम्हें दिख रहा है सामने कि ओके, दीज डिस्कवरीज हैव बीन मेड, भीमबेटका केव्स है, तो तुम्हें क्यों अच्छा नहीं लगेगा। हम्म। तो वेरी गुड सब्जेक्ट। थोड़े बहुत चैलेंजेस हो जाते हैं कभी कभी, बट बहुत ही माइनर है। जैसे समटाइम्स मतलब चैलेंज भी नहीं है वो, दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू फोकस। थोड़ा हम्म। फोकस कर लोगे, दिस विल बी योर एडवांटेज। क्योंकि अब सब्जेक्ट थोड़ा सिंपल है, तो लोग बहुत जनरलिस्टिक आंसर लिखाते हैं, वो हाँ। जीएस ही लिखा रहे हैं आंसरों में भी। तो यू जस्ट हैव टू डू द प्रैक्टिस एंड द वैल्यू एडिशन। क्योंकि हम्म। अगर तुमने एक आंसर में 2-3 केस स्टडी लिख दी और थोड़ा एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव लिख दिया, यू विल डेफिनेटली, तुम्हें 10 मार्कर में 6, 6.5 ऐसे ही मिल जाएंगे, अच्छे मार्क्स मिल और वो जाएंगे। मिलते हैं हम्म। डेफिनेटली। और फिर दूसरा इसमें ये है कि कई बार लोगों को लगता है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है क्योंकि थोड़े ज्यादा लोग लेते हैं, बट स्टिल इफ यू प्रैक्टिस यू कैन बीट दैट कंपटीशन इजीली। अब लोग पुलकित, प्रैक्टिस ही नहीं एक करते हैं। एक एक मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि बाकी जितने पॉपुलर सब्जेक्ट्स हैं उनमें अगर अपन एंथ्रोपोलॉजी को देखें तो शुरू में दो तीन ही पॉपुलर सब्जेक्ट्स हैं, एंथ्रोपोलॉजी, मुझे लगता है पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ये मोस्टली बहुत पॉपुलर चॉइस है स्टूडेंट्स की उसमें। लेकिन एंथ्रोपोलॉजी मुझे लगता है रिलेटिवली मैनेजेबल है, और जो आपके चांसेस हैं अच्छा स्कोर यस करने के वो बहुत ज्यादा एंथ्रोपोलॉजी में, मुझे ऐसा फील, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है पिछले कई सालों का। यस। मैं एक शॉर्ट कंपैरिजन दे देता हूँ दोनों से, तो इजीली होता है। इनफैक्ट हमारा जो फर्स्ट यूनिट है उसमें 1.2 में यही है, द रिलेशनशिप विद ऑफ एंथ्रोपोलॉजी विद डिफरेंट यस, स्ट्रीम। अदर तो हमें डिसिप्लिन्स, ये एक्चुअली एग्जैक्टली। पढ़ना भी रहता है, एक्चुअली पढ़ना भी रहता है। एंथ्रो सोशो का तो क्वेश्चन 2-3 बार आया। तो हाँ। पीएसआईआर से कंपेयर करें तो पीएसआईआर इज अ वेरी लेंथी सब्जेक्ट। ठीक है, हाँ। एंथ्रो बहुत शॉर्ट है। आप पीएसआईआर जितना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, आपके एंथ्रो के 3 रिवीजन हो हाँ। जाएंगे इजीली, क्योंकि इसकी क्लासेस भी मैक्सिमम 90 डेज चलती हैं। तो हाँ। एनी हाउ 4 महीने में तो ये हो ही जाएगा ब्रेक मिला के, है ना। हम्म। फिर एक साल में बाकी 3 बार रिवाइज कीजिए आप, हर 4-4 महीने में। हम्म। ठीक है, दूसरा ये है, एंथ्रो इज नॉट एज डायनेमिक एज पीएसआईआर। हाँ। ठीक है, यहाँ पे आ रहे हैं पीवाईक्यूज। ठीक है, आप ढंग से पीवाईक्यूज करेंगे, आपकी कम से कम अगर 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो उनमें से 7-8 तो ऐसे होंगे जो डेफिनेटली देखे होंगे, लिखे होंगे। 100% आइडिया ठीक होगा है, आपको। यस। एंड तीसरा इसका बहुत अच्छा एडवांटेज है एंथ्रो का पीएसआईआर के कंपेयर में, कि यू जस्ट हैव टू राइट बेटर फ्रॉम 2-3 कॉपी। पीएसआईआर में यह है, सबको आइडिया है। ठीक है, हम्म। एवरीवन नोज आईआर क्योंकि तुम जीएस में भी पढ़ रहे हो, बट हम्म। एंथ्रो में थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत से डेफिनेटली पीएसआईआर से थोड़ा बेटर हो जाता है। हम्म। आई एम नॉट सेइंग पीएसआईआर इज नॉट अ गुड ऑप्शनल, बट इट्स ए गुड इन एंथ्रो इट्स ओन इज, राइट, बट हाँ। हाँ, तो इट हैज इट्स ओन एडवांटेजेस। ठीक है, सोशो से कंपेयर करें तो पहली बात तो सोशो में हर कोई है, मतलब बहुत ज्यादा कंपटीशन है सोशो। तो राइटिंग बेटर आंसर बिकम्स डिफिकल्ट, क्योंकि सोशो इज मोर जनरलिस्टिक देन एंथ्रो, इट इज है ना। मोर एंथ्रो तो एनालिटिकल फिर आल्सो भी, पर से। यस, एंथ्रो तो फिर भी स्पेसिफिक हो जाएगा। आप फिजिकल एंथ्रो अटेम्प्ट कीजिए, आर्कियोलॉजी कीजिए, यू विल श्योरली हैव मार्क्स। सोशो इज वेरी जनरलिस्टिक समटाइम्स, क्योंकि सारे आंसर लिखाएंगे, तो आपका कंपटीशन बहुत ज्यादा है।
एंथ्रो में थोड़ी मेहनत से आप इजीली कंपटीशन बीट करेंगे। दूसरा एंथ्रो का एडवांटेज है सोशल के ऊपर कि थोड़ा टेक्निकल हो जाता है। तो इफ यू हैव अंडरस्टूड सम ऑफ द टॉपिक्स यू विल श्योरली हैव मार्क्स। ठीक है, जैसे फिजिकल एंथ्रो लोगों को थोड़ा टेक्निकल लगता है, बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट, है ना। सोचो में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि तुम्हें समझना भी अलग से है, फिर तुम्हें लिखना और प्रैक्टिस करना है। बट यहाँ पे समझ के तुम लिख लोगे। ठीक है, सर्टेन टॉपिक्स में तुम्हें उतनी प्रैक्टिस नहीं चाहिए, इट बिकम्स अ वेरी एडवांटेजेस। ठीक है, फिजिकल में क्योंकि वैसे भी उतना लिखने का मटेरियल नहीं रहता है, क्वेश्चन भी वही तीन चार आ रहे हैं, वही तीन चार केस स्टडीज है, मुझे एक चीज जो समझ आती है वो तो यह है कि जो वेरी इजी। रिलेटिवली जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो काफी ऑब्जेक्टिव होता है, नेचर ऑफ क्वेश्चन जो एंथ्रोपोलॉजी में होता है। मतलब देयर इज अ फिक्स सब्जेक्ट मैटर। जैसे फॉर एग्जांपल अब होमो इरेक्टस के बारे में आप पढ़ यस चुके सर। हो, तो उसमें बहुत ज्यादा कुछ चेंज होने वाला नहीं है। यस वो सर। एक फिक्स चीज है जो कि बहुत ज्यादा यस सर। ट्रांसफॉर्म नहीं होने वाली है। लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में ऐसा नहीं होता, दे वुड वांट यू टू अप्लाई दोज आइडियाज, वो आपको अप्लाई करने के लिए मजबूर यस सर। करेंगे वहां पे। तो वहां थोड़ी सी डिफिकल्टी बढ़ जाती है बाकी सब्जेक्ट्स में। मुझे लगता है जहां यहाँ एंथ्रो काफी एडवांटेज हाँ होता जी है। सर, बट एक जैसे अभी हमने ट्रेंड देखा है कि पिछले 2-3 साल से थोड़े एनालिटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, आ रहे हैं। बट उसका एडवांटेज भी अगर आपने समहाउ वो लिख दिए 300 आ रहे हैं, आपके है ना। मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। बिल्कुल सर। और थोड़ा सा ही दिमाग लगाना है, क्योंकि यार उतनी मेहनत तो सबको ही करना है हाँ। ना। इंटरव्यू में तो आपको अल्टीमेटली एनालिसिस करना ही है। अल्टीमेटली यूपीएससी एग्जाम ही एनालिटिकल है तो यस सर। अब तो प्री भी हाँ, प्री भी प्रीलिम्स भी एनालिटिकल हो गया। एनालिटिकल हो गया, तो थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत कीजिए। इट्स वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। तो पुलकित, आई विल आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस व्हिच द बिगिनर्स हैव इन देयर माइंड फ्रॉम द स्टूडेंट्स बिहाफ, क्योंकि जनरली मैं बहुत सारे सेशन ले चुका हूँ, बहुत सारे बच्चों को पढ़ा भी चुका हूँ। तो मुझे लगता है कि उनके बहुत सारे कंसर्न होते हैं। और जनरली क्या होता है कि एंथ्रो है तो इतना अच्छा ऑप्शनल है, लेकिन लोग चूज करने में काफी रिलक्टेंट होते हैं, क्योंकि एक तो जान पहचान नहीं है, फेमिलियरिटी नहीं हाँ है सब्जेक्ट के साथ में। जैसे यस पॉल साइंस, सोशियोलॉजी, ये सबने सुना होता है, ज्योग्राफी, जीएस में भी कुछ कुछ कंपोनेंट्स इनके पड़े होते हैं। पर यस एंथ्रो के साथ फेमिलियरिटी इज अ बिग प्रॉब्लम। ठीक है, तो उसकी वजह से उनके कंसर्न होते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो बिगिनर्स के दिमाग में आता है कि सर ये कौन से बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स ले सकते हैं। जैसे होता है कि कुछ जो फिक्स माइंडसेट है लोगों का कि सिर्फ बायो बैकग्राउंड के ही ले सकते हैं, या फिर कोई टेक्निकल बैकग्राउंड के ले सकते हैं, ह्यूमैनिटीज वालों के लिए नहीं है। जबकि मुझे लगता है कि इट इज ओपन फॉर एवरीबॉडी, क्योंकि सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी भी उतना ही बड़ा कंपोनेंट है। तो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? सर, डेफिनेटली एंथ्रो में एक बहुत अच्छी हम लाइन पढ़ते हैं कि इट इज द मोस्ट ह्यूमनिस्टिक अमंग्स द साइंसेज एंड मोस्ट साइंटिफिक अमंग्स द अमंग द ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज। तो ये सब ले सकते हैं। मतलब दिस इज अ सब्जेक्ट फॉर एवरीवन, क्योंकि आप किसी भी बैकग्राउंड से आए, एक ना एक टॉपिक आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होने में। यस। और थोड़ी मेहनत तो बाकी टॉपिक में करना ही है। हम्म। इनफैक्ट आप रेशो देखेंगे, सबसे ज्यादा इंजीनियर्स ही ले रहे हैं इनको, हाँ, और सबसे ये तो ज्यादा मार्क्स भी वही स्कोर कर रहे हैं। ठीक बात है। यस। तो इट इज फॉर एवरीवन बिकॉज इट इज अ सिंपल सब्जेक्ट। ठीक है, इसको आप तारीफ समझिए। किसी को ऐसा लग सकता है सर बहुत सिंपल बोल रहे हैं, बट इट्स अ सिंपल सब्जेक्ट, और ये बहुत एडवांटेज है। क्यों आपको फिजिक्स लेना है यार? फिजिक्स मैथ्स नहीं आते हैं मार्क्स, लोगों को लगता है मैथ्स लेके। आई हैव अ रूममेट, ही इज गोल्ड मेडलिस्ट इन मैथ्स, हम्म। बट उनके 3 अटेम्प्ट में उनके कभी 250 क्रॉस नहीं किए। बताओ। उन्होंने एंथ्रो लिया, चौथा हम्म। अटेम्प्ट दिया, एंथ्रो में उनके 275 थे। तो लिस्ट में नहीं आ पाए, उनके जीएस में कम रह गए। बट बट स्टिल, एंड बहुत जल्दी कवर हो गया ना सिलेबस, जब 3 महीने में क्लासेस ही हो गई उनकी। सो इट इज फॉर एवरीवन। मतलब का एंथ्रो इज द स्टडी ऑफ ह्यूमंस इटसेल्फ, तो वो खुद कैसे स्पेसिफिक हो सकता है कि मैं एंड आई सिर्फ थिंक इसका इन ह्यूमंस को कैटर करूंगा। आई थिंक इसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि एंथ्रोपोलॉजी बैकग्राउंड वाला तो मुझे नहीं लगता कोई भी आदमी आज तक सेलेक्ट हुआ हो डेफिनेटली जितने हम लोग डेफिनेटली। देख रहे हैं, तो मोस्टली नॉन एंथ्रोपोलॉजी बैकग्राउंड स्टूडेंट्स आर क्वालिफाइंग विद बाय चूजिंग दिस ऑप्शन। हाँ तो सर, इनफैक्ट इसमें एक एडवांटेज रहता है, बिकॉज आप एंथ्रो से नहीं हो, तो आप बेटर आंसर लिखोगे, क्योंकि आप एंथ्रो कंटेंट से डायनेमिक आंसर्स लिखोगे, मल्टी पर्सपेक्टिव लिखोगे। और यूपीएससी को वही चाहिए, मतलब बेसिकली इवन द ऑप्शनल इट इज फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ओनली। जैसे सर मैं एक छोटी सी चीज बताता हूँ, मैंने इस बार क्या किया था। पेपर 2 में मैंने हर बार हर क्वेश्चन में कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस लिखा था, ठीक बात है। बिकॉज वो एक एंथ्रो के आंसर को यूपीएससी के एंथ्रो का आंसर बना रहा है बिल्कुल। कि if this is the anthropological principle, I will use this in administration. This is हम्म। the contemporary relevance. These are the challenges going in this society. I हम्म। have 146 in paper 2. It is अमेजिंग। one of the highest this year. वन ऑफ द हाईएस्ट दिस ईयर, यस। तो और वही ये है। तो ये उस साल है जब यस एंथ्रोपोलॉजी राइट। में पेपर 2 इस में बार रिलेटिवली कम पेपर मार्क्स 2 आए। में थोड़े कम है। हाँ, पेपर 2 में रिलेटिव ऑन एन एवरेज कम मार्क्स आए सबके। हाँ वही वही मैं बोल रहा हूँ सर, इस हाँ, बार पेपर पेपर 2 1 में में लोगों कम के है। बहुत अच्छे मार्क्स आए जबकि। यस सर।
मेरा थोड़ा उसमें इस साल कम रह गया, बट ठीक है, कोई नहीं। बैलेंस आउट हो गया। हाँ, लास्ट ईयर वन में भी अच्छे थे। तो हाँ हाँ वही है, समटाइम्स इट हैपेंस। हाँ, वो तो तो खैर। वही है, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शनल और सब ले सकते हैं। हम्म। तो ये तो एक फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। दूसरा, एक जो स्टूडेंट्स के माइंड में होता है, ऑफ कोर्स वो कंपेयर भी करते हैं इसको, तो उस पर तो अपन बात कर ही चुके हैं कि क्या एडवांटेजेस एज कंपेयर टू द अदर सब्जेक्ट्स। एक जो कॉमन कंसर्न होता है कि लोग जनरली वो ऑप्शन चूज करना चाहते हैं जो उनको जीएस में ज्यादा ओवरलैप होता है। ये भी एक उनके दिमाग में एक बेसिक फंडामेंटल होता है, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि हर सब्जेक्ट से लोग पास होते हैं, और जीएस का यस सर। एडवांटेज आपके पास हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि अगर आप उस ऑप्शन में ही कम नंबर ले आएंगे तो सारा एडवांटेज खत्म भी हो जाता है। तो मुझे लगता है सर ऑप्शन इज अ डिफरेंट बॉल गेम। हम्म। यस सर। सर मैं एक अंदर की खबर बताता हूँ। हम्म। हिस्ट्री ऑप्शनल वालों के जीएस वन में सबसे कम आते हैं, हाँ पीएसआईआर वालों के टू में कम रह जाते हैं, इकोनॉमिक्स वालों के थ्री में नहीं आते हैं। हाँ ये क्योंकि आपने ऑप्शनल अलग तरीके से पढ़ते हैं आप, और जीएस हाँ, अलग है, ठीक है। बिल्कुल। और सर मैं खुद तीन चार पैरामीटर बताता हूँ, जैसे कोई मुझसे पूछता है कि ऑप्शनल कैसे डिसाइड करें। हाँ तो ये जो है ना कि जीएस के बेसिस पे करूंगा, ये तो मैं सर लास्ट पैरामीटर रखता हूँ, हाँ, ठीक है। अ, मैं दो मेजर पैरामीटर बताता हूँ। पहला तो आपका इंटरेस्ट है, कि आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आना चाहिए। ठीक क्योंकि बात। इंटरेस्ट नहीं होगा, आप बार बार रिवाइज नहीं कर पाएंगे। इंटरेस्ट नहीं होगा, आप बहुत डायनेमिक मल्टी पर्सपेक्टिव आंसर नहीं लिख पाएंगे। हम्म। इफ यू हैव इंटरेस्ट, ब्रेन वर्क्स नेचुरली। यार पसंद की चीज एब्सोल्युटली। के बारे में हम कितनी भी बात कर सकते हैं ना। तो फर्स्ट इज इंटरेस्ट, बट मोर इम्पोर्टेंट देन इंटरेस्ट, इट इज द एबिलिटी ऑफ स्कोरिंग मार्क्स, ठीक है। हाँ। हो सकता है कि आपको इंटरेस्ट बहुत ज्यादा मैथ्स में हो, फिजिक्स में हो, इनफैक्ट पीएसआईआर हम्म। पबएड में हो, बट हम्म। कई बार मार्क्स नहीं आते हैं, है ना। हाँ तो सेकंड थिंग इज कि आप क्या पेपर में स्कोर कर पाएंगे, हाँ बिकॉज द नॉलेज विच इज इन योर ब्रेन, इफ इट इज नॉट ऑन द पेपर इन द 7 मिनट, देन इट इज हाँ ऑफ नो यूज, ठीक है। एग्जामिनर के पास आपकी कॉपी जाएगी, आई एम वेरी सॉरी, आप कॉपी के बाद जाएंगे, वो हाँ। कॉपी जज करके बुलाएगा कि मुझे इससे मिलना आपकी जान पहचान एग्जामिनर से कॉपी के थ्रू ही है, बाकी आपको नहीं है। जानता हाँ वो। हाँ, उसके बाद वो इंटरव्यू में बुलाएंगे कि तेरी हाँ कॉपी अच्छी थी, तू आके हमसे बात कर। हाँ बट कॉपी इज इम्पोर्टेंट। तो यही है कि हो सकता है आपको आंसर में उतना इंटरेस्ट नहीं है, बट यू हैव दैट नेचुरल एबिलिटी कि यार इसके आंसर तो मैं लिख लेता हूँ, है ना। हाँ। तो एक बार सिलेबस पढ़ के देखिए, आपको दिख जाएगा। देन थर्ड इज द बैकग्राउंड, ठीक है। वो भी इतना मैटर नहीं करता है। कुछ लोगों को लगता है कि हमारा बैकग्राउंड है तो इसमें ले लेते हैं, बट आई हैव सीन कि लोग पीएसआईआर में पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं, और वो एंथ्रो सोशो ले रहे हैं, हाँ ठीक है। तो बैकग्राउंड इज ऑल्सो थर्ड, और ये जीएस वाला तो फोर्थ है। हाँ। इसका बहुत लिमिटेड एडवांटेज है, क्योंकि हम्म। आप कोई भी ऑप्शन अच्छे से पढ़िए, उसको आप यूज कर ही लेंगे। क्योंकि ऑप्शन की अपनी एक सैंक्टिटी है। अगर वो आप 500 में से यस आप सर। 300 के अराउंड अगर आप टारगेट नहीं कर रहे हो, मान लीजिए आपके जीएस में उसका कुछ फायदा हो गया मान लीजिए थोड़ा, लेकिन आपके ऑप्शन में 220 आ गए, तो आप वैसे ही गेम से बाहर हो गए। नो यूज, एंड इट एंड इज ऑफ नो यूज। एंड आई थिंक वी both have lived in Rajendra Nagar and we have seen so many such cases. तो यस सर। तो आई माई सेल्फ हैव सफर्ड बिकॉज ऑफ दिस। पहले मेरा एंथ्रोस, पहले कुछ और ऑप्शंस थे, मैं नाम नहीं लूंगा। ओके। तो उनका बहुत मुझे नुकसान हुआ उस टाइम पे। तो आई रियलाइज इट वेरी लेट कि यार दिस इज अ सब्जेक्ट, और मैंने सिर्फ इसलिए चूज नहीं किया था क्योंकि आई डेंट नो अबाउट दैट सब्जेक्ट, यार ये सब्जेक्ट है क्या, क्योंकि पता ही नहीं था। एक बहुत ही बेसिक फंडामेंटल। तो एक जैसे मान लेते हैं कोई बिगनर इफ दे वांट टू स्टार्ट। हाँ प्लीज प्लीज पुलकित यार। हाँ हाँ, यस सर, मैं इस पे खुद ही आना चाह रहा था कि ये तो हमने क्राइटेरिया बता दिया कि कैसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, बट इसके बाद आपको थोड़ा सा क्या करना है। इवन मतलब स्टिल somebody might be confused in two options, कि भैया हाँ। आपने बता दिया, बट एंथ्रो सोचो दोनों अच्छा लगा। हम्म। तो इसमें आपको बहुत सिंपल चीज करना है। आप दोनों का सिलेबस अच्छे से पढ़िए, ठीक है। दोनों का सिलेबस कंपेयर कीजिए कि मुझे हम्म। किस में ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है, एंड हम्म। पसंद नहीं, वहाँ पे कॉन्फिडेंस देखिए कि इसमें मैं हम्म। लिख लूंगा, आई नो दिस। बट हम्म। सिर्फ सिलेबस से नहीं होगा, आप पिछले 3 साल के पीवाईक्यूज भी देखिए कि ओके ये ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम्म। और उनका स्ट्रक्चर एटलीस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ठीक है, आपको नॉलेज नहीं होगा, कंटेंट नहीं है आपके पास, हम्म। बट एक टोन तो समझ में आती है, ओके दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग। हम्म। और एक एक्स्ट्रा स्टेप जाके बस टॉपर्स की कॉपी और देख लो कि हम्म। क्या तुम वैसा लिख पाओगे। एटलीस्ट तुम्हें वो आंसर पढ़ के समझ आना चाहिए, ठीक है। दोनों ऑप्शनल में कर लो, यू विल नो योर आंसर, तुम्हें कौन सा इसमें चाहिए। एक और चीज और मैं ऐड एंथ्रो में तुम्हें करूंगा। सब मिल जाएगा। एक और चीज मैं ऐड कर दूंगा जो बिल्कुल सर, पुलकित प्लीज। तुमने बोला उसके अलावा एक्स्ट्रा, वो ये है कि यस सर। एंथ्रो की कोई बुक नहीं मिलती बच्चों को बेसिक सी, है ना। यस। जैसे बाकी सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटीज होती है, लेकिन एंथ्रो की नहीं मिलती। तो हम्म। माय सजेशन टू द स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स इज कि केरला स्टेट बोर्ड जो है वो एससीईआरटी की यस बुक सर। पब्लिश करता है ना। तो केरला ये स्टेट बोर्ड केरला एससीआरटी। इट एक्चुअली पब्लिशेस द एससीईआरटी बुक, एससीआरटी। यस। और वो आती है 11th और 12th क्लास की दोनों, और बहुत इजीली ऑनलाइन अवेलेबल है, यू कैन डाउनलोड दैट। एंड आई थिंक इट इज अ वेरी सिंपलिस्टिकली रिटन बुक,
अगर आप इसको शुरू में एक नॉवल की तरह पढ़ने की कोशिश करेंगे और फिर पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको ये समझ आएगा अच्छा पीवाईक्यू तो मैं लिख सकता हूँ या मुझे इसकी अंडरस्टैंडिंग है। तो मुझे लगता है कि जो भी स्टूडेंट बिगिन करे उसको इस किताब से और बाकी जो अपन ने जो डिस्कस किया, आई थिंक इट इज अ वेरी कॉमन थिंग दैट स्टूडेंट शुड डू। यस सर, डेफिनेटली सर। और आप ये बुक पढ़ेंगे, इट्स अ वेरी पिक्टोग्राफिक बुक, मैंने देखी है हाँ, सर, कलरफुल है, इंटरेक्टिव, अच्छी लगती है ये बुक, तो इंटरेस्ट बना रहेगा। बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, आई होप इट पुलकित हैज गिवन अस गुड इंसाइट्स इनटू व्हाट एंथ्रोपोलॉजी इज, कि क्या एंथ्रोपोलॉजी है, कैसे चूज करना चाहिए, कैसे इनको हेल्प किया। तो आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज फील फ्री टू आस्क, तो देन आई विल कैरी फॉरवर्ड विद दिस सेशन। हाँ, जब प्लीज तक जो मैं एक चीज ऐड करता हूँ सर, ये लोग हाँ, क्वेश्चन पूछ लेंगे। हम्म, एंड एक जो मिस्टेक जनरली लोग एंथ्रो में करते हैं, वो पढ़ते ज्यादा है और लिखते कम है, ठीक है। बट यार प्रॉब्लम यही है, दिस इज द एग्जाम ऑफ राइटिंग, मेंस में हाँ, आपको लिखना है ना। हाँ, नॉलेज बहुत होता है और एंथ्रो में क्वेश्चन कई बार सिंपल आता है, बट सिंपल क्वेश्चन में यही है कि अब आपको एक बेटर आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक बात है। क्योंकि आंसर सब लिख के आ रहे हैं। एक एवरेज आंसर तो सब आदमी लिखे प्लीज हैं। लिखिए ज्यादा, थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए, और एक आंसर को, हाँ, एक ही आंसर को 2-3 बार लिख लीजिए, ठीक है। कोई बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है कि भाई हर 3 साल में रिपीट हो रहा है, उसकी हम्म, साइक्लिक रिपीट है इस साल, ट्राई हम्म, कीजिए उसके मतलब उसके अराउंड के 3-4 बार उसको लिख लीजिए। देन हम्म, इट बिकम्स वेरी इजी सब्जेक्ट, क्योंकि लोग लिख के नहीं जा रहे हैं। लाइक हाँ, व्हाट आई डिड डिफरेंट फ्रॉम लास्ट ईयर, मैंने इस साल डेली आंसर राइटिंग की थी, एंड हम्म, मेरा स्कोर 30 नंबर बढ़ा है। तो 30 नंबर हाँ। में यार आपकी सर्विस चेंज हो जाती है, कैडर चेंज हो जाता है, लाइफ चेंज हो जाती है। तो प्लीज मेरा लिख एक के जाइए। मेरा एक फ्लैटमेट था, तो उसने 6 अटेम्प्ट लिखे, 6 के 6 एंथ्रोस लिखे। 5 अटेम्प्ट में एक बार इंटरव्यू कॉल नहीं आई। मेंस लिखा हर बार, प्री क्वालिफाई हो रहा है। 6 अटेम्प्ट में उसने बैठ के लिख लिख के याद किया यस और सर। ही गॉट 270 रैंक। तो ही इज इन यस गैनिक्स सर। राइट नाउ। तो इट्स अ फैक्ट, क्योंकि यूपीएससी एग्जाम अल्टीमेटली समझने के बाद में लिखने का एग्जाम ज्यादा है। यस सर। आई एग्री टू इनफैक्ट दिस। बहुत सारे टीचर्स ये भी सजेस्ट करते हैं कि आप कई बार मॉडल आंसर पढ़ के ही लिख लो, पर हाँ, लिखो, सिर्फ पढ़ के मत छोड़ो। जैसे मेरा एक तो स्टूडेंट था अभिषेक दवाचिया, आई हैड मेंटर्ड हिम इन बैक इन 2022। तो वो प्री के बाद में आया, उसका उसका ऑप्शनल भी नहीं था एंथ्रोपोलॉजी, उसका ऑप्शनल दूसरा था, सोशियोलॉजी था। तो उसने बोला कि सर कैसे मार्क्स लेके आने हैं, मेरे को पता नहीं है, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, फर्स्ट मेंस लिखना है मुझे। तो मैंने उसको सिंपल एक्सरसाइज दी, मैंने बोला जाके जितने पीवाईक्यूज हैं उनकी थीम्स आइडेंटिफाई कर लो, उन पीवाईक्यूज को आइडेंटिफाई कर लो और उनके देख के अपने नोट्स में और बुक्स में मॉडल आंसर्स बना लो। फिर उन मॉडल आंसर्स को यस याद सर। करके टेस्ट सीरीज में उनको टेस्ट लिख लो। एंड यू वोंट बिलीव, ही हैड 171 मार्क्स इन पेपर 1 इन सोशियोलॉजी, सेकंड हाईएस्ट दैट ईयर। सर मैं बिलीव कर लूंगा सर, होता है, यही है, हाँ, इट्स ये होता है दैट क्योंकि सिंपल। एक है पार्ट है प्रिपरेशन का अंडरस्टैंडिंग, दूसरा है मेथोडिकल अंडरस्टैंडिंग कि एग्जाम में कैसे मार्क्स लाने हैं। वो एक अलग बॉल गेम ऑल टुगेदर है मुझे लगता है। हाँ सर, जैसे आई रिमेम्बर माई फर्स्ट मेल, दिस वॉज माई थर्ड, और मेरा बढ़िया जंप हुआ है जीएस में। हाँ, जैसे फर्स्ट मेल्स में आई हैड 390, हाँ, देखो ठीक बहुत है, अच्छा नहीं है, 400 हम अच्छा बोलते हैं, हाँ, बट फर्स्ट मेल्स के हिसाब से बुरा नहीं है, हाँ, ठीक है। एंड सर मैंने उस टाइम पे मेंस पढ़ा ही नहीं था, क्योंकि पहला हाँ, अटेम्प्ट था मेरा, और हाँ, प्री हाँ, क्लियर हो गया था, एंड आई हाँ, वाज जस्ट आउट ऑफ द कॉलेज। तो नहीं पढ़ा था इतना, बट स्टिल मैंने वो 3 महीने में यही किया था, मैंने सारी टेस्ट सीरीज मार्केट से खरीद ली थी, और उन्हीं के मॉडल आंसर देख के लिख आया था मैं। एंड 3 जीएस में मेरे 90 प्लस थे, 2 में 100 प्लस थे, हम्म, तभी 390 आ रहे ना। हाँ, तो वही है, 3 जीएस मतलब मैंने ऐसे भी गिन लिया। हाँ, तो ऐसे मिला के वही होंगे जो भी 100 हाँ, मार्क्स और जो भी थे। हाँ, हाँ, तो बेसिकली वही है कि इसका लिखने का एग्जाम, उस पे इतना भी मैटर नहीं करता, ये कंटेंट को बीट कर देता है आंसर हाँ। राइटिंग। मुझे लगता है जो मेथोडिकल अप्रोच है ना, जो एग्जाम को क्रैक करने की, वो यस मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, अगर मैं यहाँ पे आप थोड़ी सी इजाजत दे तो अपनी एक स्टोरी ही शेयर करूँ। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, यू आर फुल्ली फ्री टू जैसे डिस्कस एनीथिंग। सर मैंने आपको शायद बताया भी था कि इस साल मेरा फॉरेस्ट में भी हो जाता आईएफएल हम्म, में। तो एंड आई स्कोर्ड फोर्थ हाईएस्ट इन द मेल, ठीक है। अरे हाँ, तो पहली बार मैं फॉरेस्ट का मेंस लिख रहा था, और उसमें 2 नए ऑप्शनल थे मेरे पास, हम्म, फॉरेस्ट्री एंड जियोलॉजी। अब पहले कभी देखे नहीं, पहले कभी पढ़े ही नहीं, और हाँ, 3 महीने का ही टाइम था। बिल्कुल सही बात तो है। ऑब्वियसली मैं कंटेंट में बीट ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि लोगों का जियोलॉजी सीएसई में भी ऑप्शनल होता है, हाँ, हाँ, बट आई न्यू आंसर राइटिंग, एंड आई हैव हाँ, फोर्थ हाईएस्ट इन मेल। मेरे वाह, AIR 2 से 24 मार्क्स ज्यादा है। तो अगर मैं इंटरव्यू उसका दे देता बाई चांस, आई वुड मुझे हैव लगता बीन AIR 2 इजीली। हाँ, तो वहां सर मेरे, मैं खुद एग्जांपल हूँ जहाँ पे नॉलेज को हमने मतलब कंटेंट को हमने आंसर राइटिंग से बीट किया। तो आप भी कर सकते हैं, बिल्कुल मतलब आप परफेक्ट। सभी जितने भी हैं इसमें, हाँ, तो हाँ, इट्स वेरी इजी। बिल्कुल बढ़िया है, बढ़िया है सर। तो शगुन, योर वास्ट सिलेबस कैसे कवर करें, दैट आई टेल यू, दैट इज माय जॉब बिकॉज आई एम द टीचर हियर। तो हम बताएंगे किसको कैसे कवर करना है। दूसरा, यू विल गेट रिकॉर्डेड वर्जन डेफिनेटली, इट विल बी पोस्टेड ऑन द यूट्यूब आल्सो, ये सेशन वहाँ भी होगा।
ओल्ड एनसीईआरटी वर्सेस न्यू एनसीईआरटी, देखो ये क्वेश्चन जीएस के लिए रेलेवेंट है क्योंकि इसमें तो कोई एनसीईआरटी है ही नहीं एंथ्रो में। तो एंथ्रो में तो जनरली यही एक एससीईआरटी की बुक है, प्लस इसके अलावा और भी कुछ बुक्स है जो हमें पढ़नी होती हैं, थोड़ा बहुत उनको आप रेफर कर सकते हैं। बाकी हमारा मेन है कि एग्जाम सेंट्रिक कंटेंट हम पढ़े ताकि हम उसको और अच्छे से पॉलिश कर पाए, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओल्ड एनसीईआरटी देखो अलग अलग सब्जेक्ट की, जैसे हिस्ट्री की जनरल लोग ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ते हैं, राइट, जैसे आर एस शर्मा, सतीश चंद्रा हो गई और बिपान चंद्रा हो गई। लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में मोस्टली न्यू रेफर करते हैं, ज्योग्राफी में न्यू है, या फिर इकोनॉमी की जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली एनसीईआरटी है वो नई वाली रेफर करते हैं लोग। तो ये सब आप देख सकते हो। हाउ मच आवर्स वी नीड फॉर दिस ऑप्शन, आस्किंग स्पेसिफिकली फॉर स्टूडेंट्स हु आर इन जॉब। देखो इफ यू आर इन जॉब, आई थिंक पुलकित विल टेल यू मोर कि इट इज अ सब्जेक्ट दैट इज मैनेजेबल अलोंग विद द जॉब। जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए, एंथ्रो, हाँ मुझे लगता है एंथ्रो काफी अच्छे से मैनेजेबल है उनके लिए। हाँ हाँ, यस यस, बिकॉज इट्स अ शॉर्ट सब्जेक्ट, हाँ इट इज वेरी मैनेजेबल प्रीटी मच, क्योंकि जॉब के बाद आपके पास मैक्सिमम 5-6 घंटे ही बचते हैं दिन के, ठीक बात है। और उसमें 1 घंटे का तो ब्रेक चाहिए, मतलब मैक्सिमम आप 5 घंटे पढ़ सकते हो, आई बिलीव, हाँ इफ यू हैव अ हाँ सीरियस जॉब। हाँ। ठीक है, तो उसमें एंथ्रो इज अ वेरी शॉर्ट सब्जेक्ट, 3 घंटे की क्लास के बाद स्टिल यू कैन रिवाइज इट, और वो हम्म। आपका 90 दिन में ही खत्म हो जाएगा। यू हैव डिसेंट अमाउंट टाइम फॉर दी जीएस ऑल्सो। हाँ ठीक है, वैसे तो साथ पढ़ना बेटर है, बट आपको अगर सीक्वेंस में भी पढ़ना है तो हाँ इट्स अ वेरी गुड लाइक चॉइस, हाँ डेफिनेटली। क्योंकि पहले आप एंथ्रो कर लो। और सर एक तो ये भी मिथ है कि एंथ्रो जीएस में हेल्प नहीं कर रहा। अरे कैसे नहीं कर रहा, वल्नरेबल सेक्शन है, आर्ट एंड भाई कल्चर पूरा है, पेपर वन का आर्कियोलॉजी है, सोसाइटी, पूरा पेपर वन का सोसाइटी, आर्कियोलॉजी, सोसाइटी। आर्ट एंड कल्चर, सर इस ये साल वो पेपर क्वेश्चन आया था ना, इंडस वैली का आर्किटेक्चर, तो वो मैं आर्कियोलॉजी से लिख के आया था। वो एंथ्रो वाले से बेटर कौन लिखेगा उस आंसर को। तो कैसे नहीं कर रहा है? हाँ हाँ, एंथ्रो वाले से बेटर वो कोई लिख ही नहीं, हिस्ट्री वाला नहीं लिख सकता उतना हिस्ट्री बेटर वाला नहीं लिख सकता जितना एंथ्रो वाला जितना लिख एंथ्रो सकता है, वाला लिखेगा। क्योंकि देन काफी पेपर डेप्थ में 3 हम लोग। वल्नरेबल सेक्शन, हाँ, एनवायरमेंट एनवायरमेंट, हाँ एब्सोल्युटली। एनवायरमेंट है सर, इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। हमें अगर हमें थोड़ा टेक्निकल आंसर लिखना है, थोड़ा प्रिंसिपल लिखना है, हम जीएसटी में बहुत अच्छा लिख सकते हैं। हाँ देन हाँ ऐसे में कल्चरल रिलेटिविज्म तो मैं हर ऐसे में लिख के आता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल जीएस परफेक्ट। में भी एंथ्रो का बहुत एडवांटेज है, और ये मैं एंथ्रो का कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मुझे पसंद है सब्जेक्ट, दिस इज अरे तो वो कमिंग तो फ्रॉम तुम्हारा द ऑप्शनल बॉटम रहा ऑफ है, माय हार्ट। तो आई मैंने, थिंक दैट इज व्हाई यू आर स्पीकिंग इट हाँ फ्रैंकली मैंने क्लियरली। कभी चेंज करने का सोचा भी नहीं। हाँ, हाँ 2 बार इनफैक्ट मेरे स्टार्टिंग में एंथ्रो में उतने मार्क्स नहीं आए थे, एक बार तो मेंस लिखा नहीं, एक बार कम थे, बट स्टिल आई हैड फेथ कि एक बार हाँ पॉलिश हो गया, और वो अगले अटेम्प्ट से पॉलिश हो गया था, हाँ हाँ। तो आई हैड गुड मार्क्स। एंड आई थिंक अभी तो आई थिंक टू गेट इनटू द टॉप 10 टॉप 20 वापस से एग्जाम दोगे तुम। होपफुली देखते हैं सर। और मुझे लगता है तब 300 ज्यादा ही मार्क्स लाओगे इस बार, उससे नीचे का स्कोप नहीं है तुम्हारे पास। सर पूरी कोशिश रहेगी। नहीं नहीं बिल्कुल, आई विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन। हाँ तो देयर इज अनदर क्वेश्चन। सर आई एम फ्रॉम बीएससी जूलॉजी, आई थिंक एंथ्रोपोलॉजी विल बी मोर बेटर फॉर मी देन पीएसआईआर इन सोशियोलॉजी। तो डेफिनेटली मतलब देयर इज, इट्स अ नो ब्रेनर। तुम्हारा तो लिटरली है, वर्किंग हाँ। प्रोफेशनल पढ़ने के टाइम मैनेज बट कीप प्री postponing to answer writing, how we are managing classes, self study and practice. I'll tell you about this Amit, don't worry. फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सभी होते हैं, फिजिक्स मेरी उतनी अच्छी नहीं है। एंथ्रोपोलॉजी में फिजिक्स नहीं होती है, फिजिक्स कहाँ से आती है एंथ्रोपोलॉजी में, देयर इज नो हाँ फिजिक्स। केमिस्ट्री भी नहीं है। केमिस्ट्री भी नहीं है, इट इज ओनली बायो, और बायो भी वो बायो जो हमें बहुत ह्यूमन लिमिट। इवोल्यूशन समझने में काम दे दे। हाँ, कोर बायोलॉजी तो है ही नहीं। सर मतलब जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल बोल के कि लोगों को लगता है बायो का मतलब है कि हमें हार्ट का डायग्राम बनाना पड़ेगा या हमें किडनी, वो सब तो है ही नहीं। इट्स अ वेरी फंडामेंटल बायोलॉजी, और उसमें भी सिर्फ बोन्स और डेंटल स्ट्रक्चर्स पे और स्कल के शेप पे, उस हाँ, पे मेन फोकस है। प्लस जेनेटिक्स तो आप साइंस में भी पढ़ते हो, भाई जेनेटिक्स तो आपको प्री में भी काम आता है, वो भी कंपोनेंट ओवरलैपिंग हो गया प्री के साथ में, तो दैट वे। इसमें आई वुड लाइक टू से इसमें बहुत ज्यादा कल्चरल बायोलॉजी है, यस कि यस, हाउ इट इज शेपिंग आवर कल्चर एंड इट इज बीइंग शेप्ड बाय इट्स अ कल्चर बायोकल्चरल साइंस बायोलॉजी। इन अ हाँ, फंडामेंटल, यस। यहाँ कोर बिल्कुल आपको ऑर्गन्स याद नहीं करना है, बोन्स के नाम भी एक आध दो याद कर लोगे उतने में हो जाएगा। इट इज हम्म। नॉट मेडिकल साइंस, एंड इट हम्म। इज नॉट जूलॉजी ऑल्सो। जूलॉजी में भी कई बार आपको एनाटॉमी पढ़ना पड़ती है, बट एंथ्रो इज नॉट दैट, इट्स फेयरली सिंपल यार, मतलब टच वुड, इट इज सिंपल। हाँ यूपीएससी ना सुन ले। नहीं नहीं यूपीएससी से नहीं सुनेगा, डोंट वरी। करंट अफेयर्स देखो, करंट अफेयर्स का इसमें डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन आप करंट से अपडेटेड होंगे तो आप उन एग्जांपल्स को जरूर यूज कर सकते हैं, जैसे पुलकित डिड इट इन पेपर 2 एंड 146 इनफैक्ट मार्क्स। हाँ, इसके लिए आप बहुत सिंपली चैट जीपीटी कर लीजिए, हर हाँ टॉपिक की 5-5 की स्टडी निकाल लीजिए रिसेंट, वो बुक के नाम के साथ, थिंकर के नाम के साथ दे देगा। और फिर ऐसी यूज कीजिए जो 3-4 टॉपिक में हो जाए, बहुत स्पेसिफिक मत रहिए कि मैरिज वाली है तो वो किनशिप में भी हो जाए, मैरिज किनशिप तो सेम ही है, फिर वो हाँ रिलीजन में भी हो जाए, क्योंकि रिलीजन में हाँ भी रिचुअल्स हैं, वहाँ मैरिज आ ऑलमोस्ट जाता है। सेम है, तो हाँ हाँ थोड़ी हाँ। ब्रॉड लीजिए, हाँ ब्रॉड लीजिए,
तो बहुत इजी भी हो जाएगा और बहुत आपका आंसर डायनेमिक हो बहुत जाएगा। सारे फेमस जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उन्होंने एथनोग्राफीज लिखी, उन्होंने ऑलमोस्ट हर पार्ट पे हाँ, टच किया है। तो वो यस वैसे भी सर। आई ऐड देम इन द क्लासेस की ये वाली केस हाँ, स्टडी स्टैंडर्ड है। बिल्कुल। अगर सर थोड़ा सा बता भी देंगे कि भाई यहाँ यूज कर लो, बस उसको फॉलो हाँ, करो, इट इट बिकम्स वेरी इजी। यस सर, बिल्कुल, डेफिनेटली डेफिनेटली। तो ये है सर। आई थिंक देयर इज अनदर वन क्वेश्चन। मैं बाकी जेनरिक क्वेश्चंस तो इफ यू आई थिंक यू हाँ हाँ, नहीं नहीं, आज के लिए रहने देते हैं, हम एक और सेक्शन कर लेंगे सर कभी। एक और सेशन कर लेंगे पुलकित, तो तो हाँ। मुझे सर बुरा भी लग रहा है कि मैं ऑफलाइन नहीं आ पाया। आई एम इन अ फेलिसिटेशन। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, मैं अपन इसको अवॉइड करेंगे भी कर अच्छे सकता से। हूँ। हाँ, डेफिनेटली सर, मुझे आपके विल साथ ही करना था, बट वील कीप मेनी मोर सच सेशंस, कोई प्रॉब्लम यस नहीं सर, यस पुलकित। तो आई सर, थिंक इट वाज रियली इंसाइटफुल, और मुझे लगता है स्टूडेंट्स को काफी हेल्प भी हुई होगी। बाकी आपके यस जितने भी सर। डाउट्स हैं गाइज, आई एम गोइंग टू कैरी ओवर फ्रॉम हियर। So I think Pulkit has sufficiently made his point that it is a subject for everyone. It is a subject that is going to help everyone in this examination. और आप कोई भी अपने दिमाग में जो concerns हैं या biases हैं उनकी वजह से आप इसको ऐसा ना सोचें कि एंथ्रोपोलॉजी नहीं लेना है मुझे, सर क्योंकि एंथ्रो हेल्प इन रिमूविंग द बायसेस, तो एक्चुअली सारे बायसेस छोड़ दो। एंथ्रो आपको सारे स्टीरियोटाइप्स ब्रेक करने में हेल्प करता है। यस सर, यस वो सर, यस आपको सर। ये बताता है कि आप कितना खुला दिमाग रखेंगे तो आपके लिए चीजें ज्यादा आसान होंगी जीवन में। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच पुलकित। तो आई कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम हियर। थैंक यू, थैंक यू थैंक्स अ सर, लॉट। इट वाज अ प्लेजर सर। ओके सर, थैंक यू थैंक सो यू मच, वेरी थैंक मच। यू सो मच। एब्सोल्युटली। तो आई होप पुलकित हैज मेड हिज पॉइंट। अब हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि किस तरह से हमें अप्रोच करना चाहिए। आई एम द वन हु इज गोइंग टू टीच एंथ्रोपोलॉजी हियर, एंड आई हैव मेंटर्ड मेनी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स बिफोर दैट। जैसे दिस ईयर्स दीक्षा पाटकर वाज माय स्टूडेंट। लास्ट ईयर देयर वाज सवी बालकुंदे जिनकी रैंक थी 517, वो मेरी स्टूडेंट थी। उससे पहले आयुष श्रीवास्तव, और ये सारे एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन वाले स्टूडेंट्स हैं। तो एक ब्रॉड फ्रेमवर्क हम लोग बना लेते हैं। ये चैट बॉक्स में आपको मेरा टेलीग्राम लिंक भी मिल गया होगा, आप उससे मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट भी कर सकते हैं कि क्या आपके क्वेश्चंस हैं, कंसर्न्स हैं, तो उस पर अपन और डिस्कशन कर लेंगे। बट कुछ फंडामेंटल बातों पर अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखो, प्रिपरेशन का एक मेथड है, पुलकित ने बहुत क्लियरली आपको आइडेंटिफाई किया इस चीज को, कि व्हेन इट कम्स टू एंथ्रोपोलॉजी और व्हेन इट कम्स टू एनी अदर ऑप्शन सब्जेक्ट, मैं आपको एक 3 स्टेप सिंपल प्रोसेस बताता हूं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं इस ऑप्शन को एक्सेल करने का। हर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो सबसे प्राइमरी कंपोनेंट है वो होता है इसका नॉलेज। नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉलेज और प्लस उसकी अंडरस्टैंडिंग। सेकेंड स्टेप दैट इज देयर इज कि आप अपना आंसर राइटिंग करेंगे। एंड बिकॉज एंथ्रोपोलॉजी का नेचर ऐसा है कि इसके अंदर प्रीवियस क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं, तो योर फोकस शुड बी ऑन preparing for these answers, looking at the previous questions, looking at the themes which are important for us from the exam perspectives, और finally हमें एग्जाम रेडी होना होता है। एंड हाउ टू बी एग्जाम रेडी, इसको हम बोलते हैं सिमुलेशन एक्सरसाइज। सिमुलेशन मीनिंग कि हम अपने टेस्ट देंगे जिनको हम बिल्कुल एग्जाम वाले फॉर्मेट में 3 आवर फॉर्मेट के अंदर बैठ के हम इन टेस्ट को देकर रियल एग्जाम लाइक फीलिंग हमें लेनी होगी। अब देखो कि जो अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज वाला पार्ट है, हाउ टू गेट दैट थिंग, हाउ आई मेक श्योर। पहला पार्ट इज थ्रू द लेक्चर्स। इन दोज लेक्चर्स देयर विल बी नोट्स दैट आई एम गोइंग टू डिक्टेट, या फिर मैं कुछ हैंडआउट शेयर करूंगा। और देखो ये जो नोट्स और हैंडआउट्स हैं ये बेसिकली इसी थीम से इंस्पायर्ड है कि पीवाईक्यूज में किन थीम्स पे बहुत इंपॉर्टेंट फोकस है, प्लस ऑफ कोर्स जो सिलेबस प्लस पीवाईक्यूज, इन दोनों को मैच कर कर ये हमने यूज किया है। प्लस एक और चीज जिसपे मैं एम्फसाइज करता हूं, क्योंकि एग्जाम में अंडरस्टैंडिंग एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, तभी आप बहुत इफेक्टिव आंसर्स भी लिख सकते हैं। तो इस पे मैं एम्फसाइज करता हूं विच इज बेसिक बुक्स। देखिए यूपीएससी में बेसिक बुक्स पढ़ने का बहुत फायदा हमें होता है, क्योंकि इट एक्चुअली एक्सपैंड्स आवर अंडरस्टैंडिंग, इट एक्सपैंड्स आवर होराइजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये हमारे पर्सपेक्टिव को और ब्रॉड कर देता है। इसलिए इन बेसिक बुक्स को साथ साथ करना बहुत जरूरी है। जैसे केरला स्टेट एससीईआरटी की बुक में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो। तो आप इस तरह की बेसिक बुक्स पे आपको फोकस करना होगा। साथ साथ जब हम क्लास में कोई चैप्टर कर रहे होंगे तो हमें यह पता होना चाहिए कि अच्छा इसको इस बुक से भी मुझे रेफर कर लेना चाहिए। दूसरा, जब आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए, जब भी हम एक टॉपिक पढ़ रहे होंगे क्लास में, वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो हमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट करनी, वो है कि हमें इन प्रीवियस क्वेश्चंस को लिखना है। और इन प्रीवियस क्वेश्चंस को कैसे लिखना है, हमें इन क्वेश्चंस को देखकर लिखना है। वी एक्चुअली हैव टू क्रिएट अ मॉडल आंसर फॉर दिस। स्टूडेंट्स जनरली क्या गलती करते हैं कि वो लोग बिना देखे आंसर लिखने की कोशिश करते हैं, और इसमें उनके सामने एक चैलेंज आ जाता है। बिना देखे का मतलब यह है कि आपको आंसर लिखने की स्किल डेवलप करनी है पहले। एक बार आपने स्किल डेवलप कर ली, उसके बाद आप इस पे
फोकस करेंगे, उसके बाद आप इस पे इंप्रोवाइज करेंगे, राइट? तो पॉइंट क्या है कि आप सबसे पहले इस प्रैक्टिस के थ्रू, ये जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है डेली लेवल पे, ये टॉपिक बाय टॉपिक आपके जैसे कंप्लीट होंगे, यू नीड टू डू द आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, एंड वंस यू आर डन विद दिस, देन इवेंचुअली यू आर गोइंग टू टेक द टेस्ट. आई थिंक दिस इज अ 3-step प्रोसेस दैट एवरीवन नीड्स टू फॉलो. अगर बेसिक बुक्स की बात करें, जो बहुत ही फंडामेंटल बुक्स हैं एंथ्रोपोलॉजी की, तो सबसे पहली आपकी होगी केरला स्टेट एनसीईआरटी, केरला स्टेट एससीईआरटी फॉर क्लास 11th एंड क्लास 12th. इसके बाद में एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है जिसको सभी लोग पढ़ते हैं, जिसको चैप्टर बाय चैप्टर टॉपिक के साथ साथ पढ़ेंगे, इसे हम बोलते हैं एम्बर एंड एम्बर. एंड फाइनली इसके बाद में पेपर 2 की कुछ बुक्स हैं जो नदीम हसनैन करके थिंकर हैं, प्रोफेसर नदीम हसनैन है, इनकी 2 किताबें आती है. एक इनकी बुक आती है इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, और एक इनकी आती है ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी. इन चारों बुक्स को आपको ले लेना है, प्लस इनको कैसे पढ़ना है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लासेस. क्लासेस के अंदर हम इनको स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन वी आर गोइंग टू फॉलो दिस थिंग, राइट? So if you have any questions, feel free to ask me. I think we have clarified more or less whatever is required for this examination. We are going to follow a methodical approach. We are going to follow a systematic approach in our preparation of the anthropology in the classes, ताकि आपका target होगी marks best कैसे लेके आने हैं anthropology के अंदर. Right guys? कोई question? Please let me know. Yes, of course, 2027 के लिए तो राइट टाइम इज जून ओनली. जून 2026 में जब आप शुरू करेंगे तो एक साल में आप लगभग अपने ऑप्शनल और जीएस के साथ में प्रिपरेशन कर सकते हैं. यस, डेफिनेटली इट इज पॉसिबल. श्री वर्षा, इट इज पॉसिबल. See, anthropology for 2028, you can connect with me. You can connect with me on my batch. You can join my batch. And to start with it, अगर आपको स्टार्ट ही करना है, मुझे लगता है देखिए ऑप्शनल अगर आपको 2028 के लिए भी टारगेट करना है, 29 के लिए भी करना है, तो आप उसको पहले पढ़ लीजिए. अगर आप उसको अभी पढ़ लेंगे तो आपको फायदा ही होगा कि आप उसको रिवाइज कर पाएंगे बहुत बार. अभी आप टाइम इन्वेस्ट कर पाएंगे बुक रीडिंग के ऊपर, अभी आप टाइम इन्वेस्ट कर पाएंगे आंसर राइटिंग के ऊपर, और ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो आपका और इंप्रूव होता चला जाएगा. तो इसलिए शुरुआत आपको यहां से करनी है. आप स्टार्ट कीजिए, आप क्लासेस लीजिए, और साथ साथ आप सबसे फंडामेंटल किताब जो केरला स्टेट की एससीईआरटी, वहां से शुरू कीजिए. दैट इज अ वेरी सिंपल सजेशन फॉर एनीबडी हु वांट्स टू बिगिन. देखिए जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ज्यादा टाइम मिलेगा रिवीजन का, राइट? दैट्स माय होल क्लियर कट पॉइंट. टॉपर्स आंसर कॉपीज, यू कनेक्ट मी ऑन द टेलीग्राम. आई एम गोइंग टू शेयर द टॉपर्स आंसर कॉपीज. मैं आपको शेयर कर दूंगा वहां पे. आप इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे तो भी आपको टॉपर्स आंसर कॉपीज मिल जाएंगे. ऐसा कुछ भी नहीं है, वहां पे भी आपको फेयरली आंसर कॉपीज मिल जाएंगी. देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. Any other questions, guys? I hope this helped you a lot. I think conversation with Pulkit gave you some insights. Right? और कोई question किसी के दिमाग में आ रहा हो which I can address? See, I start topic wise, लेकिन साथ साथ में उन किताबों को कवर करने के लिए भी आपको बताता रहता हूं कि कैसे इनको कवर करना है. जैसे मान लीजिए कि हमने पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी वाला चैप्टर शुरू किया, तो वो चैप्टर जब शुरू किया तो मेरा सजेशन होता है कि आप जाके इसको केरला स्टेट की एससीईआरटी से भी पढ़ लें, और जो भी आपके डाउट्स होंगे उनको हम क्लास के अंदर ही क्लियर कर लेंगे. ठीक है शगुन? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग? Any other question, guys, which I can help you with? I hope, Shagun, your experience was good. You joined the webinar for the first time. मुझे लगता है ठीक रहा, आपका अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा. परफेक्ट. तन्मय हैज शेयर्ड दिस थिंग. आप अपनी क्वेरीज जो हैं, नीचे नंबर दिया हुआ है 6764000300, इस पे यू कैन कॉल देम एंड दे आर गोइंग टू हेल्प यू आउट. देखिए टाइम मैनेजमेंट का क्या लॉजिक है कि अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो थोड़ा आपका टाइम कंस्ट्रेंट हो सकता है, लेकिन पॉइंट ये है कि हमें जितना जो टारगेट क्लास का है उस टारगेट को हमें कंप्लीट कर लेना है. जीएस का जो टारगेट क्लास में हमने सेट किया वो हमें पढ़ लेना है, और ऑप्शन का जो भी टारगेट क्लास का है हमें डेली टारगेट पूरा करना है.
डेली टारगेट जब हम थोड़ा थोड़ा पूरा करेंगे, और टारगेट रियलिस्टिक सेट करना है, ऐसा नहीं होगा हम अनरियलिस्टिक टारगेट सेट कर लें कि आज पूरा सब्जेक्ट ही पढ़ डालेंगे एक दिन में, नहीं। तो हमें उन स्पेसिफिक टारगेट्स को सेट करना है, रियलिस्टिक टारगेट को डिस्कशन करना है। जैसे मान लीजिए आपने फाउंडेशन ज्वाइन करेगा तो आप मेंटर से डिस्कस करेंगे, अगर आप मेरे साथ ऑप्शन पढ़ेंगे तो ऑप्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितना हमारे लिए आज डूएबल है। उसके बेसिस पे हमें स्टेप बाय स्टेप जर्नी करनी, क्योंकि ये मैराथन है, इट डज नॉट हैपन ओवरनाइट, वी कैन नॉट डू इट इन अ डे और टू। गेटिंग माय पॉइंट? वानी, और कोई क्वेश्चन गाइस? So I hope I have sufficiently answered most of the questions. See, someone will contact you for the other orientation. Sir, I have, as I cleared my graduation 1 month ago, as I'm a beginner, how I can stay from base for my optional with other subjects? See, ऑप्शनल सब्जेक्ट को आप जीएस और ऑप्शन को दोनों को साथ साथ स्टार्ट करें, आप बिगिन करें, ऑप्शनल का फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर लें, एंथ्रोपोलॉजी मेरे साथ ज्वाइन करें। कैसे इसको करना है, इसको एकदम स्टेप बाय स्टेप अपन वहां से प्रोसीड करेंगे, ठीक है शगुन? यू कॉन्टैक्ट मी ऑन टेलीग्राम, वी आर गोइंग टू डिस्कस इट मोर, जब अपन वहां डिस्कशन करेंगे इस चीज के बारे में, राइट? So let's conclude this session. I think it was helpful to you. If you want to join, just click the link there, connect with the counseling team. They're going to more about this thing, more about me, more about my style of teaching. Plus, I have so many videos uploaded on the YouTube. You can go and see my teaching style, my style of explaining things to you. तो ताकि आप उससे कनेक्ट कर पाएं और आपको और आसानी हो जाए चीजों को समझने में, ठीक है? Thank you so much, guys, for listening to me patiently. You were really a good audience. You asked very good questions, I think. Thank you so much. आगे मिलेंगे क्लासेस के अंदर एंड प्रोसीड करेंगे। Thank you so much. Study IQ IAS, making India smarter and better.